ऑल। हम शुरू कर रहे हैं 9th क्लास की साइंस का 14th चैप्टर जिसका नाम है नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि ये कुछ नेचुरल जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं हमारे लिए उनके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हैं जैसे ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या है, ओजोन का डिप्लीशन क्या है, ओजोन लेयर क्या है, इन सबको भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम चैप्टर की रीडिंग करते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपको पता होने चाहिए। उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स और साथ में करेंगे शॉर्ट नोट्स जिसमें आप एक बार में 5 या 10 मिनट में पूरा चैप्टर आप कवर कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को। आवर प्लैनेट अर्थ इज़ ओनली वन ऑन विच लाइफ एज वी नो इट एग्जिस्ट। जैसे हम सबको पता है कि अर्थ ही एक ऐसा एटमॉस्फेयर है, ऐसा प्लैनेट है जिस पे लाइफ पॉसिबल है। ठीक है, अर्थ के बिना कोई भी ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं है जिस पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। क्यों करती है? देखिए, जो लाइफ है अर्थ पे वो डिपेंड करती है कई सारे फैक्टर्स पर। ज़्यादातर जो लाइफ फॉर्म होती है हमें पता है उसे एम्बिएंट टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। ठीक है, वाटर की ज़रूरत होती है, फूड की ज़रूरत होती है। ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं अर्थ पे। जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं अर्थ पे, जो एनर्जी सन से हमें मिलती है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो हैं उनको पूरी कर सकें। सभी लाइफ फॉर्म्स जो हैं अर्थ पे वो सब पूरी कर सकें। ठीक है, व्हाट आर दीज रिसोर्सेज ऑन द अर्थ? ये रिसोर्सेज क्या हैं अर्थ पे, यही हम सारे डिस्कस करेंगे। दीज आर लैंड, ज़मीन है हमारे पास, वाटर है, एयर है। ये तीनों चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं। तो ये जो मेन चीज़ है जो लाइफ को सर्वाइव करने के लिए, ज़िंदगियों को चलाने के लिए ज़रूरी है, वो उसमें फर्स्ट आता है लैंड, फिर वाटर, फिर एयर। ठीक है, आउटर क्रस्ट जो है अर्थ का उसको लिथोस्फीयर कहते हैं। और ये 75% जो है हमारी अर्थ का वो वाटर ने कवर किया हुआ है। ठीक है, लिथोस्फीयर क्या है? जो लैंड वाला पोर्शन है। ठीक है, जो ज़मीन वाला है। ये जो पानी है ये 75% कवर कर रहा है और ये अंडरग्राउंड भी मिलता है, ज़मीन के नीचे भी मिलता है। तो इससे क्या बनता है? हाइड्रोस्फीयर। जो मिट्टी से बना था वो क्या था? लिथोस्फीयर। जो पानी से बन रहा है वो हाइड्रोस्फीयर। जो एयर है जो कवर करती है अर्थ सरफेस को ब्लैंकेट की तरह, उसको कहते हैं एटमॉस्फेयर। ठीक है, 3 स्फीयर हैं हमारे पास। लिथोस्फीयर जो अर्थ वाला है, जो जिसमें मिट्टी वाला एरिया आता है। हाइड्रोस्फीयर जो पानी कवर करता है अर्थ सरफेस को, वो वाला है एरिया जो पानी से ढका हुआ है। और जो एयर ब्लैंकेट की तरह ढका हुआ है, जो एयर प्रेजेंट है हमारे अर्थ पे, उसको एटमॉस्फेयर कहते हैं। लिविंग थिंग्स आर फाउंड वेयर दीज 3 एग्जिस्ट। जहाँ पर लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर प्रेजेंट होगा वहीं पे लिविंग थिंग्स प्रेजेंट होती हैं। लाइफ सपोर्टिंग जोन है जो अर्थ का, वेयर द एटमॉस्फेयर, द हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर इंटरेक्ट एंड मेक लाइफ पॉसिबल इज नोन एज बायोस्फीयर। जहाँ पे ये तीनों इंटरेक्ट करती हैं, कौन कौन? लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, उसको बायोस्फीयर कहते हैं। एक इम्पोर्टेंट टर्म पता चल गया आपको। तीनों स्फीयर तो थे ही, उन तीनों ने मिलकर एक और नया बना दिया, बायोस्फीयर। कोई नई चीज़ नहीं है, कोई मुश्किल चीज़ भी नहीं है। जो लिविंग थिंग्स हैं वो कंस्टिट्यूट करती हैं बायोटिक कंपोनेंट को। ठीक है, जो जितनी भी चीज़ें सांस लेती हैं वो सब बायोटिक कंपोनेंट में आती हैं, आइदर इट इज़ प्लांट और एनिमल। जो एयर है, वाटर है और सॉइल है, ये क्या करती हैं? नॉन लिविंग और एबायोटिक कंपोनेंट बनाती हैं। ठीक है, let us study these abiotic components in detail in order to understand their role in sustaining life on the earth। इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं, हमें पता चल जाएगा इनका लाइफ के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, द ब्रीथ ऑफ लाइफ इज़ एयर। जो हम सांस लेते हैं, जो हमारा जीवन चलाते हैं वो है एयर। हम पहले ही बात कर चुके हैं कि जो कॉम्पोजिशन है एयर की फर्स्ट चैप्टर में वो हमने पढ़ी थी। ये क्या है? मिक्सचर है कई सारी गैसेस का, जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर, ये सब आते हैं। क्या क्या आता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 लिख देते हैं इसको, और वाटर वेपर H2O लिख देते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है।
एयर में प्रेजेंट है, ये कह सकते हैं हम, गैसेज हैं ये। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट इवन द composition ऑफ एयर इज़ द रिजल्ट ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। जो ये कॉम्पोजिशन है एयर का, जो बना हुआ है जिस रेशो में, वो लाइफ को चलाता है, उसी का रिजल्ट है कि लाइफ है हमारी अर्थ पे। कुछ प्लैनेट ऐसे हैं जैसे वीनस और मार्स है जहाँ पे लाइफ होती ही नहीं है ही नहीं, हो ही नहीं सकती है। क्यों नहीं हो सकती? जो मेजर कॉम्पोजिशन है उनकी, जो बनावट है उस वहाँ के एयर की, वो कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है वहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है बहुत ज़्यादा अमाउंट में। इनफैक्ट कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 95 to 97% है वीनस और मार्स में। ठीक है, तो इस तरह से आप वीनस और मार्स को किस तरह से याद करोगे? कोई टीचर का नाम लगा लो, वीना मैम ऐसे करके, जो जिससे आप डरते हो, वो 95 to 97% मार्क्स देती हैं। ठीक है, आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मार्क्स देती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। ठीक है, तो इस तरह से कि वीनस और मार्स जो हैं उस पर लाइफ पॉसिबल नहीं है। जैसे वीना मैम के पास जाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो बहुत गुस्सा करती है, लेकिन मार्क्स बड़े अच्छे देती हैं। अच्छा पढ़ाएगा ओब्वियसली मार्क्स भी अच्छे देगा ना, उसे एक्सपेक्टेशन होती है, बच्चे अच्छा सीखते हैं, डरते हैं लेकिन सीखते हैं। तो इस तरह से आप याद करोगे कि 95 to 97% जो है वहाँ पे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है। किस में? वीनस और मार्स में। यूकैरियोटिक सेल्स और कई मैनी जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, जैसे कि हमने चैप्टर 5 में डिस्कस किया है, उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ग्लूकोज को तोड़ने के लिए, जिससे हमें क्या मिलती है? एनर्जी, ताकि हम फर्दर एक्टिविटीज़ कर सकें, आगे एक्टिविटीज़ कर सकें। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ताकि ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को तोड़ के वो एनर्जी ले सकें और हम अपनी एक्टिविटीज़ कर सकें, जिसकी वजह से क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। एक दूसरी प्रोसेस है जो कि ऑक्सीजन को कंज्यूम करती है, वो क्या होती है? एंड द concomitant प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कंबंशन। ठीक है, मतलब एक साथ साथ में चलती है प्रक्रिया, एक जिसकी वजह से क्या है? ऑक्सीजन कंज्यूम होती है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, वो क्या है? कंबंशन। ठीक है, जब हम आग जलाते हैं तो क्या होता है? ऑक्सीजन कंज्यूम होती है, वहाँ पे ऑक्सीजन लगती है और वो निकालती क्या है? वो कंबंशन प्रोसेस, वो निकालती है साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, दिस इंक्लूड नॉट जस्ट ह्यूमन एक्टिविटीज़ विच बर्न फ्यूल टू गेट एनर्जी बट ऑल्सो फॉरेस्ट फायर्स। ये सिर्फ ह्यूमन एक्टिविटीज़ नहीं है जिसकी वजह से फ्यूल को, ईंधन को जलाते हैं एनर्जी लेने के लिए, लेकिन फॉरेस्ट फायर भी होती हैं जो कि ऐसा काम करती हैं। जो जंगलों में आग लग जाती है उसकी वजह से भी ये होता है। डिस्पाइट दिस द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन आवर एटमॉस्फेयर इज मेयर फ्रैक्शन ऑफ परसेंट बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इज फिक्सड इन 2 ways। इस सब के बाद भी जो परसेंटेज है कार्बन डाइऑक्साइड की हमारे एटमॉस्फेयर में, वो एकमात्र परसेंटेज है जो कि फिक्स्ड होती है। ठीक है, फिक्स कैसे होती है? एक तो ग्रीन प्लांट कन्वर्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में। ठीक है, सनलाइट होती है तब सनलाइट की प्रेजेंस में ग्रीन प्लांट उसे फिक्स करते हैं। और दूसरा है, कई सारे एनिमल्स होते हैं, मराइन एनिमल, जो पानी के, नमकीन पानी के जो एनिमल्स होते हैं, वो यूज़ करते हैं कार्बोनेट को, जो सी वाटर में डिज़ोल्व होती है उसको। उससे क्या करते हैं? वो अपनी शेल्स बनाते हैं। जो मेराइन एनिमल्स होते हैं बहुत सारों के ऊपर शेल्स प्रेजेंट होती हैं, एक कवच प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है द रोल ऑफ द एटमॉस्फेयर इन क्लाइमेट कंट्रोल। हमारे एटमॉस्फेयर का रोल क्या है क्लाइमेट को कंट्रोल करने में, वातावरण को कंट्रोल करने में? ठीक है, वी हैव टॉक्ड ऑफ द एटमॉस्फेयर कवरिंग द अर्थ लाइक ए ब्लैंकेट। हमने बात की है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो अर्थ को कवर करता है एक ब्लैंकेट की तरह। ठीक है, जो हवा होती है वो ब्लैंकेट की तरह कवर करती है। हमें पता है कि जो एयर है वो हीट का बैड कंडक्टर है। ठीक है, जब आपने लास्ट क्लास में किया भी था कि जब हम सर्दियों में 2 लेयर कपड़े पहनते हैं या एक सिंगल ब्लैंकेट लेते हैं
तो कौन सा फ़ायदेमंद रहता है, मतलब 2 पतले ब्लैंकेट लेना पसंद करोगे या एक मोटा ब्लैंकेट लेना पसंद करोगे? तो ऑप्शन सही, मतलब जो रीज़न है 2 लेना चाहिए, ठीक है। क्या रीज़न है इसके पीछे? क्योंकि 2 ब्लैंकेट जो हैं ज़्यादा एयर को ट्रैप करके रखेंगे, जबकि जो एक सिंगल ब्लैंकेट होगा वो कम एयर को ट्रैप करके रखेगा, जिसकी वजह से सर्दी लगने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए एक मोटा ब्लैंकेट लेने के बजाय 2 पतले ब्लैंकेट ले लो जिसमें ज़्यादा एयर ट्रैप हो सकती है, क्योंकि एयर बैड कंडक्टर है हीट का और वो वहाँ हवा को गर्म रखेगा, ठीक है। इस तरह से जो एटमॉस्फेयर है कीप्स द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ फेयरली स्टेडी ड्यूरिंग द डे एंड इवन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ होल नाइट। जो एटमॉस्फेयर है इसलिए जो क्या करता है, हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो स्टेडी रखता है, सेम रखता है दिन के टाइम भी और ज़्यादातर पूरी रात के समय भी, ठीक है। पूरा साल ये ऐसे ही चलता है क्योंकि एटमॉस्फेयर जो है वो उसमें एयर प्रेजेंट होती है और वो ज़्यादा जल्दी जो अर्थ का टेम्परेचर है, जो एटमॉस्फेयर का हवा का जो टेम्परेचर है वो बदलने नहीं देता। एटमॉस्फेयर प्रिवेंट द सडन इंक्रीज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे लाइट आवर्स। जो दिन में हमारा टेम्परेचर चेंजेस होते हैं वो जल्दी से नहीं बदलते। क्यों? क्योंकि जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें एयर होती है और एयर बैड कंडक्टर है, ठीक है। तो क्या होता है, जब सुबह से दोपहर होती है तो बहुत जल्दी नहीं गर्म होती है हवा, बहुत धीरे धीरे गर्म होती है। उसके बाद जब बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है दोपहर में, उसके बाद धीरे धीरे ठंडा होना शुरू होती है जैसे ही सनरेज कम होना शुरू होती है। ड्यूरिंग द नाइट, रात में क्या होती है, ये स्लो डाउन हो जाती है और एस्केप करती है हीट को आउटर स्पेस में। धीरे धीरे वो बाहर के स्पेस में छोड़ना शुरू करती है। थिंक ऑफ द मून विच इज़ अबाउट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सन। आप सोचिए कि जो हमारा सूरज चंद्रमा है वो सेम डिस्टेंस पे है जितनी कि हमारी अर्थ है सन से, ठीक है। इसके बावजूद जो सरफेस है मून का, वहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। वहाँ का टेम्परेचर कितना है, -90 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब आपने एक्टिविटी करनी है, मेजर द टेम्परेचर ऑफ फॉलोइंग। आपने इनका टेम्परेचर देखना है। एक बीकर लेना है पानी का भरा हुआ, एक बीकर लेना है मिट्टी का भरा हुआ, और दूसरा एक क्लोज बॉटल लेनी है जिसमें थर्मोमीटर रखना है, ठीक है। ब्राइट सनलाइट में इन तीनों को 3 घंटे के लिए रखना है। आपने टेम्परेचर मेजर करना है इन तीनों वेसल्स का। आपने टेम्परेचर लेना है, टेम्परेचर रीडिंग लेनी है शेड में सेम टाइम पे, ठीक है। छाया का जो टेम्परेचर होगा वो भी आपने देखना है, ठीक है। नाउ आंसर, इनके क्वेश्चंस के आंसर भी आपने देने हैं। इज द टेम्परेचर रीडिंग मोर इन एक्टिविटी 1 और 2? क्या टेम्परेचर रीडिंग ज़्यादा है एक्टिविटी 1 और 2 में? 1 वाली कौन सी थी, एक पानी का बीकर, और सेकंड वाली कौन सी थी, जो बीकर में मिट्टी भरी हुई थी। तो ज़्यादा है क्या इन दोनों की टेम्परेचर? सेकंड क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन द अबव फाइंडिंग विच वुड बिकम हॉट फास्टर, द लैंड और द सी? दोनों एक्टिविटीज़ के जो आपने जो फर्स्ट का आंसर दिया है कि कौन सा टेम्परेचर किसका ज़्यादा होगा, तो आप क्या कहोगे इसके बेस पे कि जो जल्दी गर्म होती है वो अर्थ है या हमारा सी है, समुद्र है, ठीक है। तो देखिए, जो पानी का बीकर था और जो मिट्टी का बीकर था, उसमें से पानी का बीकर लेट गर्म होगा, ठीक है, जल्दी गर्म नहीं होगा। क्योंकि आपको इसको कैसे याद रखना है, जब भी हम किसी चीज़ को ठंडा करना चाहते हैं, चाहे वो मिट्टी ही हो, हम उसमें पानी डालते हैं, समझ गए। इसी तरह से जो हमारी अर्थ है वो जल्दी गर्म होगी और समुद्र है वो लेट गर्म होगा। तो जो दिन में क्या होता है, समुद्र के किनारे की जो अर्थ है वो जल्दी गर्म हो जाती है और यहाँ से गर्म हवाएं ऊपर उठने लगती हैं। समुद्र होता है वो लेट गर्म होता है, इसलिए वहाँ की हवाएं समुद्र से अर्थ की तरफ आती हैं। तो इस तरह से ये साइकिल चलती है इस डायरेक्शन में, ठीक है। लेकिन रात को क्या होता है, अब दिन में सारी हीट लेता रहा है समुद्र, अब रात को ये गर्म होना शुरू करेगा और हमारी अर्थ जो है वो ठंडी होना शुरू करेगी। इसलिए समुद्र की हवा जो है ऊपर उठना शुरू करेगी और अर्थ वाली समुद्र की तरफ जाना शुरू करेगी, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन हमारा है, इज़ द थर्मोमीटर रीडिंग ऑफ द टेम्परेचर ऑफ एयर द सेम एज द टेम्परेचर ऑफ सैंड और वाटर?
ठीक है। ये भी बताना है कि जो हमने एक बॉटल को ऐसे ही क्लोज करके रखा था बिना ही कुछ डाले और सिर्फ उसमें एयर थी, क्या उसका सेम टेम्परेचर था जैसा सैंड और वाटर का था? व्हाट डू यू थिंक इज द रीज़न फॉर दिस एंड व्हाई डज द टेम्परेचर हैव टू बी मेजर्ड इन द शेड? आप क्या सोचते हो कि ये जो टेम्परेचर हमने छाया में देखा ये क्यों था और उन तीनों में क्या डिफरेंस था? देखिए, जो टेम्परेचर है एयर का, जो शेड में एयर थी वो डिफरेंट होगी ऑब्वियसली जो सॉइल का और वाटर का टेम्परेचर है उससे, ठीक है। क्योंकि जो डायरेक्ट इफ़ेक्ट है रेडिएशंस का वो इफ़ेक्ट करेगा, वो ज़्यादा ही होगा ऑब्वियसली। तो जो टेम्परेचर है मेज़र करना चाहिए, नापना चाहिए, क्योंकि जो शेड है, छाया है, वहाँ पे सोलर रेडिएशंस तो है ही नहीं, तो नॉन यूनिफॉर्मिटी जो है वो हो जाती है इस तरह से। तो हमें दोनों का ही देखना चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन है, इज द टेम्परेचर ऑफ एयर इज द क्लोज्ड इन द क्लोज्ड ग्लास वेसल बोटल द सेम एज द टेम्परेचर टेकन इन ओपन एयर? जो ओपन एयर का टेम्परेचर था या फिर ग्लास वाली बोतल, जो बोतल थी उसका था जिसमें एयर थी, ठीक है, तो वो सेम था कि अलग था? क्या सोचते हो आप इसके पीछे रीज़न? क्या आप कभी ऐसे फिनोमेनन से डेली लाइफ में आप कभी रूबरू हुए हो, मतलब कभी आपने देखा है? तो इसका आंसर ये है, जो टेम्परेचर है एयर का क्लोज्ड ग्लास बॉटल में वो ज़्यादा होगा, जो ओपन एयर है उसका टेम्परेचर जो है वो कम होगा, क्योंकि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो सोलर रेडिएशंस जो अंदर जा चुकी ग्लास बोतल में, उसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट आ रहा है। जितनी भी गैसेस थी वो ट्रैप कर रही हैं एयर को, ठीक है, वो गैसेस हैं वो उसको जाने ही नहीं दे रही बाहर। बट जो ओपन एयर है उसमें ग्रीन हाउस गैसेस का इतना इफेक्ट नहीं है, क्योंकि वहाँ पे एयर चेंज हो रही है। तो जो क्लोज्ड बॉटल में थी वो हीट अप कर रही है एयर को, अंदर की जो एयर है बॉटल के अंदर की वो हीट अप कर रही है, उसे ज़्यादा गर्म कर रही है। ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं इसको। जैसे हमारे अर्थ पे ज़्यादा ही CO2 हो जाती है तो वो ज़्यादा ट्रैप कर लेती है सन रेज को बहुत ज़्यादा होने के बाद, तो अभी भी ग्रीन हाउस इफेक्ट हमें पता है, ठीक है। जैसे एक कार है, पार्क कर देते हैं हम सन में, सूरज की रोशनी में, तो वो जल्दी गर्म हो जाती है अंदर से, क्योंकि वो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट दिखा रही है। जैसे हम ग्रीन हाउस लगाते हैं ना, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए हमें क्रॉप ग्रो करने के लिए, उसी तरह से इस बॉटल का भी आपको पता होना चाहिए कि बॉटल गर्म क्यों हो गई है, कार गर्म क्यों हो गई है, जबकि बाहर इतनी गर्मी नहीं होती, कार में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। फिफ्थ क्वेश्चन है इसमें, नहीं इसी का एक पार्ट था कि जो हीटिंग और कूलिंग कैपेसिटी है वो सैंड की वो ज़्यादा है पानी की बजाय, ठीक है। जल्दी गर्म होना, जल्दी ठंडा होना वो अर्थ की क्वालिटी कह सकते हो, क्योंकि जो वाटर है उसमें हाई स्पेसिफिक हीट होती है देन सैंड, ठीक है। ये भी आपको आंसर पता चल गया। आगे चलते हैं। एज वी हैव सीन अबो, सैंड एंड वाटर डू नॉट हीट अप द सेम रेट। सैंड और वाटर नहीं सेम रेट से हीट अप करते, उनका मतलब आप क्या सोचते हो कि उनका कूलिंग रेट क्या है, किसका ज़्यादा होगा कूलिंग रेट, ठीक है। कैन वी थिंक ऑफ एन एक्सपेरिमेंट ऑफ टेस्ट टू टेस्ट द प्रेडिक्शन? क्या हम ऐसा मानते हैं इसके लिए कोई एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं? उसके बाद है मूवमेंट ऑफ एयर, दैट इज विंड। जब एयर मूव करती है उसे विंड कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, देखिए, वी हैव ऑल फेल्ट द रिलीफ ब्रोड बाय कूल इवनिंग ब्रीज आफ्टर ए हॉट डे, एंड समटाइम वी आर लकी इनफ टू गेट रेन्स आफ्टर सम डेज ऑफ रियली हॉट वेदर। जब हमें बारिश मिल जाती है बहुत गर्म हवाओं के बाद तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे जो एयर की मूवमेंट्स होती हैं, ऐसी ठंडी हवाओं की जो मूवमेंट्स होती हैं, क्या डिसाइड करता है कि ये मूवमेंट्स होंगे, ये ठंडी हवाओं के जो झोंके आते हैं ये होंगी, एक तेज हवा होगी, या टेरिबल स्टॉर्म होगा। व्हाट ब्रिंग अस टू वेलकम द रेन्स? ऐसा क्या होता है कि जो बारिश आ जाती है? जो सभी फिनोमेनन हैं ये रिजल्ट होते हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में चलते रहते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर के फिनोमेनन होते हैं ना, उन्हीं की वजह से ये सब होता है।
इनकी वजह से क्या होता है, हीट जो है वो जो एयर होती है वो हीट को ट्रैप कर लेती है, खुद को गर्म कर लेती है एयर, और फॉर्म करती है वाटर वेपर्स को। वाटर वेपर्स बनना शुरू हो जाती हैं। जैसे ही हवा गर्म होगी तो जो पानी के वाटर बॉडीज़ हैं, ओपन वाटर बॉडीज़ हैं, उनसे पानी गर्म होना शुरू हो जाएगा, उससे वेपर बननी शुरू हो जाएंगी। तो वाटर वेपर फॉर्मेशन होती है वो किसकी वजह से होती है, पानी के गर्म होने की वजह से। और ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी यही है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एक्टिविटी की वजह से भी वो वाटर वेपर बन जाती हैं। तो एटमॉस्फेयर जो है वो हीट हो जाता है from below by the radiation that is reflected back or re-radiated by the land or water bodies। जो एटमॉस्फेयर है वो भी गर्म हो जाता है क्योंकि रेडिएशंस रिफ्लेक्ट होती हैं हमारी अर्थ से या दोबारा से निकलती हैं हमारी अर्थ से या वाटर बॉडी से, उसकी वजह से भी एटमॉस्फेयर गर्म हो जाता है। जब जैसे ही हीट होता है कन्वेक्शन करंट सेटअप हो जाता है एयर में। कन्वेक्शन करंट आपको याद है, in order to gain some understanding of the nature of convection current let us perform the following activities। ये एक्टिविटी करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कन्वेक्शन क्या होता है। ठीक है, place a candle in a beaker or wide mouthed bottle and light it। एक कैंडल आपने लेनी है एक बीकर में और या फिर बॉटल में ले सकते हो और इसे जलाना है। ठीक है, एंड इंक्रीज स्टिक लाइट एंड incense stick and take it to the mouth of the above bottle। आपने इस स्टिक को बॉटल के ऊपर लेके जाना है। ठीक है, जो धूप की अगरबत्ती की कह सकते हैं हम। क्या होगा, धुआं निकलना शुरू हो जाएगा। जैसे ही आप ये स्टिक है इसको ऊपर लेके जाओगे, जो बॉटल के एज के ऊपर लेके जाओगे माउथ के एज पे, तो क्या होगा, स्मोक निकलना, धुआं निकलना शुरू हो जाएगा। विच में डज द स्मोक फ्लो व्हेन इंसेंस स्टिक इज कैप्ट अ लिटिल अबव द कैंडल। ये धुआं ऊपर की डायरेक्शन में क्यों जाता है? ठीक है, ये देखो इसमें दिखाया गया है, विच में डज द स्मोक फ्लो व्हेन द इंसेंस स्टिक इज कैप्ट इन द अदर रीज़न। अगर दूसरे हिस्से में भी अगर आप लेके जाओगे तो ऐसा क्यों होता है कि ये, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब अर्थ गर्म होती है, जैसे ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये हमारे वाटर बॉडीज़ हैं, तो अर्थ जल्दी से गर्म हो जाती है और गर्म एयर सीधा ऊपर जाती है। ये कन्वेक्शन की वजह से होता है और यहाँ से जो ठंडी हवाएं होती हैं वो नीचे नीचे यहाँ आ जाती हैं। तो ये प्रोसेस ऐसे चलती रहती है। ठीक है, इस डायरेक्शन में यहाँ से नीचे आ जाती हैं। ये वाला कन्वेक्शन करंट का होता है। ठीक है, द पैटर्न रिकवर्ड बाय द स्मोक शो दैट द डायरेक्शन इन विच हॉट एंड कोल्ड एयर मूव्स। ये जो यहाँ पे दिखाया गया है कि स्मोक का मोमेंट किस साइड था, ये शो करता है कि हॉट और कोल्ड एयर किस तरह से मूव करती हैं, किस डायरेक्शन में मूव करती हैं। इसी तरह से जब एयर हीट होती है रेडिएशंस से या फिर हीट की जाती है लैंड से या वाटर से, ये ऊपर उठती है। ठीक है, यही कन्वेक्शन है, वो गर्म होने के बाद ऊपर उठती है। लैंड जो है, जो हमारी अर्थ है, जल्दी से गर्म हो जाती है पानी की बजाय, एयर की बजाय। ठीक है, जो हमारी लैंड है वो जल्दी गर्म होने की वजह से, वाटर बॉडीज़ के कंपैरिजन में जल्दी गर्म होने की वजह से ये पहले एयर को उठाती है, ऊपर उठाती है। सो we look at the situation in coastal regions during the day. The air above the land gets heated faster and start rising। हम यही देखते हैं कि जो हमारी अर्थ के ऊपर की जो एयर होती है वो जल्दी से राइज करना शुरू कर जाती है। As this air rises, a region of low pressure is created and air over the sea moves into this area of low pressure। यही बात बार बार इन्होंने बता रखी है कि वहाँ का प्रेशर कम हो जाता है और जो हैवी एयर होती है वो हमारे पास आ जाती है। ठीक है, द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम वन रीजन टू द अदर क्रिएट्स विंड्स। जो एयर का मूवमेंट होती है वही क्रिएट करती है हवाओं को। ड्यूरिंग द डे डायरेक्शन ऑफ विंड वुड बी फ्रॉम सी टू द लैंड। यही बताया था मैंने कि जो समुंदर है वो जल्दी से गर्म नहीं होता, जो लैंड है वो जल्दी से गर्म हो जाती है ना। तो डायरेक्शन क्या होगी, समुंदर से लैंड की तरफ। नाइट में क्या होता है, बोथ लैंड एंड सी स्टार्ट्स टू कूल।
दोनों ही ठंडा होना शुरू हो जाते हैं। सिंस वाटर कूल्स डाउन स्लोअर देन द लैंड, अब जो हमारा समुद्र है वो जल्दी से ठंडा नहीं होता है, लेकिन जो अर्थ है वो जल्दी से ठंडी हो जाती है। अब डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, अर्थ से समुद्र की तरफ जाएगी। तो जो समुद्र के ऊपर की एयर है वो जल्दी वो गर्म रहेगी, अब क्या है वो ऊपर उठना शुरू कर देगी। यही एक फिनोमेनन है जो जिसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ अबाउट डिस्कशन व्हाट कैन यू से अबाउट, क्या कह सकते हो? अपीयरेंस ऑफ एरिया ऑफ लो एंड हाई प्रेशर इन कोस्टल एरियाज एट नाइट, जो अपीयरेंस होता है एरिया का वो जैसे लो और हाई प्रेशर होता है कोस्टल एरियाज में नाइट में, वो क्यों होता है, क्या कहोगे आप? ठीक है। दूसरा, डायरेक्शन कौन सी है जिसमें एयर फ्लो करेगी नाइट में कोस्टल एरियाज में? ठीक है। तो 3-4 बार रिवाइज हो चुका है अभी से कि जो रात में होता है वो समुंदर की एयर ऊपर उठती है, दिन में अर्थ की एयर ऊपर उठती है। तो डायरेक्शन रात का क्या होगा? अर्थ से समुंदर की तरफ, और दिन में क्या होगा? समुंदर से अर्थ की तरफ। ठीक है। सिमिलरली all the movement of air resulting in diverse atmospheric phenomena are caused by uneven heating of atmosphere। जितने भी मूवमेंट होते हैं एयर की वो रिजल्ट करते हैं, वो नतीजे पे आते हैं कि एटमॉस्फेयर के डाइवर्स फिनोमेनन होते हैं जो अनइवन हीटिंग, मतलब कहीं गर्म और कहीं ठंडी, एटमॉस्फेयर की अनइवन हीटिंग होती है अर्थ के ऊपर। ठीक है। डिफरेंट रीजन में कुछ कुछ होती है, कहीं कुछ है कहीं कुछ है। ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो इन विंड्स को भी इफ़ेक्ट करते हैं। एक तो रोटेशन ऑफ अर्थ, ठीक है, ये तो नॉर्मल था जो हमारा कन्वेक्शन था, उसके बाद एक रोटेशन ऑफ अर्थ भी इम्पोर्टेंट है, जो हमारी पृथ्वी घूमती है वो भी इम्पोर्टेंट है, जो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर को अफेक्ट करती है। और माउंटेन रेंजेस जो प्रेजेंट हैं इन विंड्स के पाथ में वो भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, है ना। तो कुछ एक ये फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। वी विल नॉट गो इनटू दीज फैक्टर्स इन डिटेल इन दिस चैप्टर, बट थिंक अबाउट दिस, आपको सोचना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है इस चैप्टर में। हाउ डू द प्रेजेंस ऑफ हिमालय चेंजेस द फ्लो ऑफ विंड ब्लोइंग फ्रॉम इलाहाबाद टूवर्ड द नॉर्थ, किस तरह से वो इफेक्ट करती है। अब रेन की बारी आती है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइफ साइंस कैफे।